बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। जी क्लास IS 23 हम स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको उसके कुछ MCQ सॉल्व करने को दिए थे। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। MCQ नंबर मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए थे। जी 5, 6, 7, 8। सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि यहाँ पे जो रिकॉग्निशन में जो डेफिनेशन हुई थी बोरिंग कॉस्ट में, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था दैट आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। सर एक्विजिशन का क्या मतलब होगा, इस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि हमने तो हमें ये नहीं बताया था कि अगर हम बना बनाया घर ले लेते हैं लोन में तो फिर हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे उस इंटरेस्ट को, उसकी प्राइस पे। देखें ये अभी जैसे कल हमने बात की थी ना कि आपने प्लॉट लिया है और प्लॉट लेके उसको बना रहे हैं। अब देखें घर तो आपने प्लॉट पे बनाना होता है ना, तो यहाँ पे चूंकि स्टैंडर्ड के अंदर उसने हर चीज कवर करनी होती है। तो अब ये जो एक्विजिशन है ना, ये वो उस एसेट है जिस जो पार्टली, जैसे ये लैंड है, ये लैंड आपने एक्वायर की है, ठीक है। तो लैंड की एक्विजिशन के अंदर अगर आपने लैंड परचेज की है बैंक से लोन लेके, तो वो जो लैंड की एक्विजिशन है वो भी एक ये जो लैंड है ना, ये भी आपका क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बिल्डिंग बननी है ना, इस हवाले से बात है। थैंक यू सर। जी जी, और कोई सवाल? सर ये जो 10 MCQs है ना, ये थोड़ा सा करते हैं। क्या चीज? MCQs नंबर 10 12 या 10? 10 ओके। अच्छा, उससे पहले सारे MCQs हो गए 5, 6, 7, 8। ओके यस सर। सवाल होगा। यस सर। जी जी। ओके, MCQ नंबर 10 की बात हो रही है ना। ओके, MCQ नंबर 10 में जी MCQ नंबर 10 में बात कर रहे हैं कि जैज लिमिटेड हैज बोरोड 24 million to finance the building for a factory. Construction is expected to take 2 years. The loan was drawn and incurred on 1st January and work began on 1st March. ठीक है जी। अच्छा, ₹10 million of the loan was not utilized until July 14 until 1st July। ठीक है जी। So JL was able to invest it in until it needed। ठीक है, तो JL is paying 8% लोन। ओके, तो बेटा इसमें देखें कि यहाँ पे हमें दिसंबर 31 तक का कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप ये कैलकुलेट करें ना कि ये जो 24 मिलियन था, 24 मिलियन के ऊपर आप 8% पहले अप्लाई करें जी। और उसमें आपने जो वर्किंग स्टार्ट की है वो 10 मंथ्स पे करनी है ना, क्योंकि 10 मंथ्स आपका वो आउटस्टैंडिंग रही है। ठीक है, करें कैलकुलेट, कितना कितना आएगा? 1.6 मिलियन सर। 1.6 सर 1.6। हाँ 1.6। ये 24, इसको ऐसे कर लें बेटा, इसको ऐसे कर लें, 24 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 11/12 होगा। 10/12। नहीं, 10/12 होगा। 10/12 होगा। ओके, 10/12। तो ये कितना आ जाएगा बेटा?
1.6, 1.6 million. ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 6% है, वो 6% आएगा बेटा, ठीक है, दैट इज 6%। अच्छा, अब वो देखिए आपने 1 जुलाई तक आपको नहीं चाहिए था, तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, मार्च, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो मार्च से स्टार्ट हुई है ना, तो हमने प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, इसका अनम्यूट है। कंस्ट्रक्शन जब से स्टार्ट हुई है हमने डिडक्शन भी उसी दिन से करनी है ना, तो मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीनों के लिए आप इसमें मैच करेंगे, तो 4/12 कर दें इसको। जी बेटा, ये कितना आएगा आंसर? Sir, 2 million आ जाएगा. 2 मिलियन तो नहीं आएगा, 0.2 million. 0.2 million. तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है जी, 1.4 आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। सर ये 4 से क्यों किया है? इसलिए किया है कि ये देखिए ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मार्च को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और 1 जुलाई तक आपको पैसे नहीं इस्तेमाल करने थे, तो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, तो 1 मार्च से 1 जुलाई कितना अरसा बनता है? सब 4 मंथ, ठीक। हाँ, ठीक है सर। जी, आगे। इन्वेस्टमेंट हमने 1 जुलाई को नहीं की है सर, नहीं। थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें से रिक्वायर्ड है। आपको सेंटेंस पढ़े कि द ₹10 million of the loan was not utilized until 1 July, so JL was able to invest it until needed, ठीक है। यस सर, तो इसका ये मतलब नहीं बनता 1 जुलाई के बाद उन्होंने जेल वाज एबल टू इन्वेस्ट इट अंटिल नीडेड, यानी कि उस वक्त तक उन्हें जरूरत नहीं थी, तो नहीं, जरूरत कब आपको आई है? सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, वो ये बन रही है पैराग्राफ से कि ₹10 मिलियन उनके पास पड़े रहे थे जो उन्होंने 1 जुलाई तक यूटिलाइज नहीं किए, और उन्होंने फिर बाद में वो इन्वेस्ट कर दिए। जेल वाज एबल टू इन्वेस्ट इट अंटिल नीडेड। आप जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब आपने यूटिलाइज नहीं किए, इट मींस कि आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। चलें सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आप मैं इसको के लिए इधर अंग्रेजी जरा समझे, अंग्रेजी, ये अंग्रेज जरा ना थोड़ा सा मसला बनता है। ये देखिए, ₹10 million ऑफ द लोन वाज नॉट यूटिलाइज्ड अंटिल 1 जुलाई 2019, यानी 10 जुलाई तक वो नहीं यूटिलाइज हुए थे, इसका मतलब है कि वो आइडल पड़े हुए थे। ये बात सही है? एग्जैक्टली सर, ठीक है। अच्छा, जब आइडल पड़े होते तो तभी, जब आइडल फंड को आप इन्वेस्ट करते हो ना, या आप यूज वाले फंड को इन्वेस्ट करते हो? आइडल फंड को सर, जो तो आइडल फंड, हाँ, आइडल फंड इन्वेस्ट होंगे ना, तो ये है कि सो जेएल वाज एबल टू इन्वेस्ट इट अंटिल नीडेड। अंटिल नीडेड मींस कि जुलाई 1 को जरूरत थी, तो जुलाई 1 तक ही वो उसको इन्वेस्ट कर सका है। जुलाई 1 के बाद तो उसको जरूरत थी उन पैसे की, लिहाजा उसने वहां से विड्रॉ कर लिए होंगे इन्वेस्टमेंट से। थैंक यू सर। सर जी सर, ये जो हम इस तरह नहीं करेंगे कि 14 मिलियन को हम 10 महीने के इंटरेस्ट पे लेंगे और जो बाकी 10 मिलियन है उसको 6 महीने के इंटरेस्ट पे लेंगे, क्योंकि वो तो तब यूटिलाइज होना शुरू हुआ ना। दोबारा बताएं सर, हमने 24 मिलियन का लोन लिया था ना, लेकिन उसमें से जस्ट हमने 14 मिलियन। नहीं, लोन आपने इंटरेस्ट तो पूरे 24 मिलियन में पे करना है ना। बैंक थोड़ी कहेगा कि आप मेरी बात सुनो, बैंक ये थोड़ी कहेगा कि भाई मेरी बला से तुम इसको पूरा इस्तेमाल करो या इसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल ना करो, मुझे लोन पूरे 24 मिलियन पे चाहिए। भाई आपने एक बंदे को, मैं बता ना, आपने एक बंदे को लोन दिया 24 मिलियन का, मिसाल एक है, ठीक है, और वो बंदा आपसे कहता है कि सर जितने पैसे मैं यूज करूंगा ना, मैं इंटरेस्ट भी उस पैसे पे दूंगा, तो आप बोलोगे यार ये कौन सी बात है, मेरे पास तो वो पैसे है ही नहीं, तुम्हारी यूजेज का मेरे से क्या ताल्लुक है, वो तुम इस्तेमाल करो, चाहे उसमें से 1 रुपया भी ना करो, मुझे मुझे इंटरेस्ट पूरे 24 मिलियन पे चाहिए। सर, बैंक को तो हम 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना, मैं कह रहा हूँ जो अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं डालेंगे 10 महीने। नहीं, हाँ, ये अब ये सारा कुछ चेंज हो गया। देखें, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये आइडल रखना ये आपका डिसीजन था, ठीक है, ये आइडल रखना, आपने लोन जो स्पेसिफिक बोरो किया है ना, वो 24 मिलियन पूरा उसी एसेट के लिए बोरो किया है।
ये आपकी एक डिसीजन है कि आपने उसमें से ये अमाउंट जो है वो यूटिलाइज नहीं किया हुआ, इसीलिए तो आपको वो ऑप्शन दे रहा है ना। आईएएस आपको ऑप्शन दे तो रहा है कि जो आप इंटरेस्ट इनकम कमाओगे वो आप माइनस कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली तो आईएएस आपको ऑप्शन दे तो रहा है, लेकिन आपको आपकी जो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है वो कितनी है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट 24 मिलियन के ऊपर आपकी बनेगी ना, 8% के ऊपर, जो कि पूरी ये बनती है। ये निकालो जरा कितनी बनती है बेटा, 24 मिलियन इंटू 8%, 1.9 मिलियन सर। हाँ 1.9 मिलियन। आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट तो 1.9 मिलियन है, ठीक है। अब ये 1.9 मिलियन अगर आप पूरा का पूरा 24 मिलियन एसेट पे इस्तेमाल कर लेते तो आपको पूरा कैपिटलाइज करने का मौका मिल जाता, लेकिन आपने एक वजह थी कंस्ट्रक्शन आपने लेट शुरू की, वो आपको 1-2 महीने का रिलीफ मिल गया। यानी रिलीफ से क्या, हालांकि रिलीफ नहीं मिला आपको। अच्छा ये भी जो बात ना, ये जरा समझ लें कि कैपिटलाइज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस आया है। भाई देखो ना, आज ये एक्सपेंस 24 मिलियन पे जो 1.9 है ये कैपिटलाइज होने जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब यही एसेट डेप्रिशिएट होगा तो ये कॉस्ट का पार्ट तो बना हुआ है ना इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी तो इनडायरेक्टली एक्सपेंस ट्रीट हो रहा है ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि वो आज की डेट में कैपिटलाइज हो रहा है, लेकिन ओवर द लाइफ वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट बन के तो एक्सपेंस हो जाएगा ना, ये बात है, ठीक है। लेकिन आईएएस कहता है जी कि ये आपने स्पेसिफिकली जब बोरो किया होता है ना, तो वो उस एसेट के साथ टैग हो जाता है वो इंटरेस्ट, लिहाजा आप उसके, हाँ आईएएस आपको ये रिलीफ जरूर दे रहा है कि आप उसमें से जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, वो भी उसी कंस्ट्रक्शन पीरियड की वो आप माइनस कर सकते हैं, जो कि इसने आपको 2 लाख माइनस करके दिखाई है। वेरी सर गुड अगर यहाँ क्वेश्चन। पे जनरल बोरिंग होती तब हम 10 मिलियन का जो इंटरेस्ट था वो अलग से काउंट करते हैं, अगर जनरल बोरिंग होती है। जनरल बोरिंग में तो हाँ फिर आप 14 मिलियन पे लेते हैं, वो तो लेते ही वही है ना। जनरल बोरिंग में तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना कि जितना पैसा यूज होगा उस पर आप इंटरेस्ट देते हैं, ओके सर। ठीक है। जनरल बोरिंग में तो कॉन्सेप्ट भी तो यही है ना कि जो इस्तेमाल किया है इंटरेस्ट भी उसी पे कैपिटलाइज होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फिर ये जो 2 माह का बचेगा वो फिर हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे ना, यानी कि हाँ जी 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 ये 2 माह का जो होगा वो जी, जी, वो सिर्फ P&L में आएगा, और ये जी, जी। बोरिंग कॉस्ट यानी कि ये फिर रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट में जी फिलने की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, जी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जी जी ठीक हो गया। और ये जो इनकम हमारी आ रही है उसको भी हम P&L में रिपोर्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल। ये अभी देखिएगा, सुनिए अब आपको मैं दोबारा बताऊं, ये मैंने वैसे पहले भी कहा था लेकिन दोबारा बता देता हूँ। जरा मुझे कोई बताएगा कि टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है बेटा? 1.9। अब जरा ये देखें, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट 1.9। अच्छा अब मुझे को बताए टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 6 लाख 3 लाख सर। 3 लाख? हाँ जी सर जी। अच्छा कोई सवाल पूछेगा तो मैं को बता देता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है जी। और ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12। वेरी गुड, 6/12, ठीक है। चले मैं आसानी करता हूँ और आपको ये 12/12 कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि कुछ लोग समझ जाए जी। ये 1.9 आ गई जी, और ये आ जाएगी कितनी आ गई? 3 लाख। यस 0.3। ये दोनों येलो डॉट्स आपको मैंने बता दिए, ये 1.9 ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, और ये अब सुनिएगा जरा इसका ट्रीटमेंट। ये जो 1.9 है इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है जी। 1.9 के 2 हिस्से हैं। क्या 2 हिस्से हैं जी? ये 1.9 में से 1.6 है ना जी, ये कैपिटलाइज होगा, और ये जो 0.3 बच गया ना पीछे, ये एक्सपेंस में रिपोर्ट होगा, ठीक है जी। इस तरीके से ये जो 3 लाख है, इस 3 लाख में से ये जो 2 लाख है डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। और ये जो 0.1 बचेगा ट्रीटेड एज इंटरेस्ट
इनकम। जी अब बताएं, अब ये चीजें काफी सामने क्लियर हो गई होगी। सर फिर ये देखें, ये हमने ये जो आप मतलब ये जो अंग्रेजी हमें घुमा रही है कि जी। 1 जुलाई तक हमें नीडेड नहीं थी, तो हमने मतलब 4 माह की इनकम कंसिडर की। अच्छा तो जी। फिर ये मतलब जो बाकी का पीरियड है, आप यहाँ पे 6/12 ले रहे हैं, तो फिर ये तो 1 मार्च से ऑनवर्ड 10 मंथ नहीं बनेगा ये वाला? नहीं नहीं यार, जुलाई 1 को तो आपने इस्तेमाल कर लिया ना, वो तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट से निकाल के इस्तेमाल किया होगा ना। जी अच्छा, ये बात ठीक होगी। तो फिर इसको 4 महीने का ही रहने तो देंगे ये ना, तो 4 ये फिर महीने हम है ना जी सर, ये 6 मंथ हो रहा है, तो पूरा पीरियड का इंटरेस्ट है ना, उसमें से ये 4 महीने मैं चले उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये लिखें जी, ये है 10 मंथ्स, ठीक है जी, और ये है 2 मंथ्स, ठीक है जी, ये है 4 मंथ्स और ये है 2 मंथ्स। अब ठीक है जी, आपको क्लैरिटी? जी ठीक है जी। जी अली। सर अमाउंट बोरो जो हो रहा है वो 1 जैन से हो रहा है, तो इससे क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ तो वो वही है ना, 1 जैन से देखिए आपने 1.9 इंटरेस्ट पूरा पूरा पे करना है ना जी। अब 1.9 इंटरेस्ट पेमेंट तो पूरी करनी है, लेकिन कैपिटलाइज आपने उसमें 10 महीने का करना है। देखिए मैंने ये तो लिखा हुआ है, और बाकी 2 महीने एक्सपेंस आउट करना है। और आपने पूरे 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, वो 3 लाख इनकम है आपकी, लेकिन 3 लाख में 2 लाख आप माइनस करोगे, 1 लाख को आप इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करोगे। ये मंथ्स भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी, इससे मजीद एक्सप्लेनेशन मे बी पॉसिबल ना हो। ये तकरीबन पूरा इसका पोस्टमार्टम ही कर दिया मैंने। सर इसकी जर्नल एंट्री भी कर दें? जर्नल एंट्री कर यार, जर्नल एंट्री से बाहर आ जाओ भाई, कुछ काम कंप्यूटर को भी करने दो, अपने करने वाले काम करो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? चलो बनाओ बनाओ जर्नल एंट्री बनाओ, चलो जर्नल एंट्री पहले ही जर्नल एंट्री करो। चलो जी, मैं पहले करने लगा हूं इंटरेस्ट कॉस्ट की। पीपीई डेबिट 1.6, पीएनएल डेबिट 0.2 0.3 और कैश क्रेडिट 1.9 हो गई। अच्छा अब इधर आ जाएं, यहां पे आपने कैश रिसीव किया होगा, कैश डेबिट 0.3, पीपीई क्रेडिट 0.2 और पीएनएल क्रेडिट 0.1, ठीक है जी। जनरल एंट्रीज भी हो गई भाई यानी जी, ये आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट करवा दिया। थैंक यू सर। फंडामेंटल लेवल भी पूरा हो गया, एफएफए लेवल भी ले, ये भी एंट्रीज हो गई। ये जोड़ा बनेगा इससे, इसका ताल्लुक है इससे, इसका ताल्लुक है इससे, ठीक है। अब इतनी अगर आप मुझसे एक्सप्लेनेशन हर एमसीक्यू करवाएंगे, चले करवाएं, ठीक है जी, गुड। आगे चले जी, आगे आगे किस चले? क्वेश्चन नंबर जी क्लास नेक्स्ट बैठी है। जी। जी आगे कोई सवाल है किसी का? फिर हम आगे IAS 20 शुरू करना है जी। सर क्वेश्चन नंबर इसमें 13 जो लास्ट पे कल हमने डिस्कस किया था ना, वो कमेंसमेंट और सीजेशन वाला, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। सस्पेंशन और सीजेशन, ये बेसिकली आखिरी ना वाला जो उसमें पॉइंट। जी जी, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना, तो IAS 20 कहता है कि जी आपने उस वक्त इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है जब 3 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन ये है कि आपने जो खर्चे हैं वो शुरू कर दिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर होना शुरू हो गई है, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी एक्टिव कंस्ट्रक्शन है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे,
आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। देखिए ना, अब आप मुझे बताएं, इसमें 1 जनवरी से आपने लोन लिया हुआ था, लेकिन जो कंडीशन पूरी हुई है वो 1 मार्च को हुई है, क्योंकि 1 मार्च से आपकी एक्टिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। तो आपने बाकी 2 महीने का एक्सपेंस ट्रीट किया ना, यहाँ पे कैपिटलाइज आपने पूरे सिर्फ 10 महीने का किया है। ठीक है, ये थी कमेंसमेंट। दूसरी कहलाती है सस्पेंशन। सस्पेंशन कहते हैं कि कुछ थोड़े अरसे के लिए आप कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस को ना रोक देते हैं। ठीक है जी, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जरा कॉल है मेरी। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो सस्पेंशन होती है वो थोड़े अरसे के लिए अगर आप रोक देते हैं, उसमें सिर्फ 1-2 कंडीशंस ही होती है कि आपकी जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन है ना, या जो कंडीशंस थी ना कमेंसमेंट की, उसमें से कोई एक कंडीशन या 2 कंडीशंस पूरी होना बंद हो जाती हैं। नॉर्मली उसमें जो कंडीशन पूरी होना बंद होती है ना, वो ये होती है कि आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है ड्यू टू स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स, ठीक है, या आपका कोई ब्रेकडाउन आ गया, ऐसा ब्रेकडाउन आ गया जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती अब। तो आप उस अरसे के लिए, जितने अरसे तक ये लॉकडाउन रहा है, वो आप क्या करते हैं, वो उतने पीरियड का कैपिटलाइज नहीं करते, वो एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये होती है कि उसे कहते हैं सेसेशन। सेसेशन ये होता है कि आप बिल्कुल खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, उसके बाद कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होती। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि व्हेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर कंप्लीट। जब एक एसेट की कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि तकरीबन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप डिसीजन लेते हैं कि भी अब हम कैपिटलाइज फर्दर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो कल हमने डिस्कस किए थे लास्ट में। ये बिल्कुल ठीक है। सस्पेंशन में ना थोड़ी सी मुझे ये क्लैरिटी नहीं हो रही। वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन अ टेम्परेरी डिले इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी। इस हाँ बात जी, की समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये होता है कि देखें, बाज़ औक़ात ना जो डिले होते हैं ना, वो अनअवॉइडेबल होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं लेना। मैं इनकी कल हमने एग्जांपल दी थी कि लैंटर डलता है ना, लैंटर डलने के बाद ना वो ठेकेदार कहता है जी हफ्ते तक तुसी छेड़ना नहीं है, दूसरी मंजिल में चुनाई हम शुरू करेंगे जब ये लैंटर जरा पक्का हो जाए। अब वो हफ्ते के लिए आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, लोग छुट्टी चले गए। आप ये नहीं कह सकते कि जी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ना होना इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ठीक हो गया। तो मतलब इस कंडीशन, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि यानी कि इतने दिनों तक अगर रुकेगी तो वो टेम्परेरी है? ना सर जी, ये तो प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइंस हैं, ये रूल बेस्ड नहीं है। इसीलिए तो ये प्रोफेशनल जजमेंट है ना, आपने जजमेंट देनी है और आपने उस चीज को जस्टिफाई करना है कि जी हमारे लिए ये डिले टेम्परेरी डिले था या डिले ये परमानेंट डिले था। ये आपने जस्ट, और ये ऑडिटर यही तो वेरीफाई करता है कि यार ये आपने इतने पीरियड का ये कैपिटलाइज किया, जरा मुझे जस्टिफाई करवा दें जरा, ये क्यों आपने कैपिटलाइज किया। जी सर, ठीक है, ठीक है, ये चीज होगी। ठीक होगी जी सर। क्वेश्चन था एक सर। जी सर, जिस तरह हम सिंपली बोरिंग कॉस्ट की इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह ये आपने भी करवाई, अगर जिस तरह हम कमिटमेंट की बात करें तो उसमें भी इसी तरह इंक्रीज होगी, या वर्क इन प्रोग्रेस जिस तरह हम करते हैं, या कोई इस तरह का कोई वर्ड ऐड कर सकेंगे? आप वर्क इन प्रोसेस को ले आए, आप पीपीई की जगह पे WIP ले आए, वर्क लॉन्ग टर्म वर्क इन प्रोसेस ले आए। वो तो कोई भी है ना, ये तो एसेट है ना जी, डेबिट है ना। कोई और एसेट ले, वो भी तो एसेट ही होगा ना जी। ये सर होगा तो एसेट ही होगी। हाँ, तो ये तो एक देखें, इस FR लेवल के ऊपर ना अकाउंट टाइटल से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। अकाउंट टाइटल इतना, जब देखे ना मैंने PNL लिखा हुआ है, अब यहाँ आपका सवाल होता है सर ये PNL क्या है। अब यहाँ पे मैंने PNL डेबिट किया, PNL क्रेडिट किया है, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा। PNL डेबिट का मतलब है कोई PNL डेबिट मींस कि कोई एक्सपेंस है, ठीक है, और क्रेडिट मींस कि कोई रेवेन्यू है। ठीक है, बिल्कुल सर। मेरा कमिटमेंट की तहत क्वेश्चन था कि अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए हमें, जिस तरह आपने सस्पेंशन उसमें आप वर्क इन प्रोसेस को ले आए, वो हमने वैसे पढ़ना है IFRS 15 में जाके ना,
हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग पढ़नी है इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें हमने वर्क इन प्रोग्रेस को ही लेके आ रहे होते हैं जी। सर इसी क्वेश्चन में ना मुझे ये वाली बात नहीं समझ आ रही कि हम ये 4 माह की इनकम क्यों कर रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने डिपॉजिट कब करवाया, 1 जुलाई को करवाया। जी सर 1 जुलाई है ना, ये 6 महीने का इनकम है ना आपकी। जी बिल्कुल, यानी कि 31 दिसंबर तक। तो फिर हम ये नहीं 4 माह का नहीं 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 31 दिसंबर तक नहीं है, 1 जनवरी से 30 जून तक हमने जमा कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर यानी कि वो जब जिस डेट को काम शुरू हुआ है वहां से फिर एंड डेट तक हमने इसकी इनकम को कंसीडर किया है। नहीं नहीं इनकम तो खत्म हो गई ना यार, जब आपने पैसे विड्रॉ करवा लिया इन्वेस्टमेंट से तो कौन सी मतलब इनकम? जो सर जो हम मतलब ये जो पॉइंट 2 हम लेस कर रहे हैं ना, मतलब ये 1 मार्च से 30 जून तक कंसीडर किया है ना 4 माह। यस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ये लिखा भी तो हुआ है मैंने यहाँ पे 4 मंथ्स। जी ये वो मतलब वो समझ आ रही थी, लेकिन मजीद चले मैं इसको मजीद क्लैरिटी कर देता हूँ, मजीद क्लैरिटी। ये देखिए 10 मंथ्स कौन से हैं, ये 10 मंथ्स है जी मार्च टू दिसंबर। बिल्कुल ठीक है जी जी ठीक है। मैं अभी क्योंकि चलिए जी अच्छी बात है, ये डिस्कशन होनी चाहिए। ये जो 2 मंथ्स है ना ये कौन से है जी, जैन एंड फेब। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए, यहाँ से जो 4 मंथ माइनस हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं मार्च टू जून और ये है जैन फेब। राइट सर ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल क्लैरिटी होगी सर, बेहतरीन हो गया जनाब, थैंक यू सर। और रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं है। जी जी बेटा। सर बुक में जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व हो रहा था, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो उसे कोच कर लें। कौन सी सवाल है? पेज नंबर बुक क्या में है जो बुक का? पेज नंबर 330 ओके। ये यहाँ पे इस सवाल में तो कोई किसी को सवाल तो नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली शुरू में कनेक्टिविटी इशू हो रहा था तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में मुझे एक प्रॉब्लम थी। अच्छा वो आपके कोई नोट वॉइस नोट भी आया हुआ था वो अपने, ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा चले ये जो बेटी ने सवाल किया ना 330 वाला, ये मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। ये पहले ये जो 6 और 7 को कर लें। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। इसके आप ना ये स्क्रीनशॉट ले लिया करें या इसको नोट कर लिया करें अपने पास, ज्यादा बेहतर है नोट किया करें। ठीक है ओके बेटा। ये 6 और 7 है जी सर। जी बेटा 6 और 7 एक ही सवाल है। ठीक है। इस सवाल के ना उसने इस सवाल के ना उसने 2 इसके कर दिए हैं। अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा, आप मुझे ये बताएं कि पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? पूरे साल का इंटरेस्ट हम 10 मिलियन इंटू 7.5% कर लेंगे। 10 मिलियन 7.5% कितना बेटा आएगा जी बेटा? $7.5 लाख बनेगा ना? यस सर। हाँ अब मैं ये सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा अब मुझे बताएं इसके 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, एक एक्सपेंस आउट करेंगे, ये करेंगे ना? यस सर। हाँ चलिए बेटा क्या पहले लें कैपिटलाइज और दूसरा करें एक्सपेंस। ये जो अभी हमने सवाल किया ये उसी तरह हम कर रहे हैं इसको। ओके अच्छा अब देखें कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 मई 2017। 1 मई मतलब 8 महीने। जी सर 8 महीने हैं जी। ओके यस। तो 8 महीने, ये जो 7.5 इसको 8 महीने पे कर लें, मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 12 5 लाख। सर 10 महीने हुए। अच्छा अप्रैल तक मार्च पे जाके। हाँ सर 10 मार्च है ना, एक मैं अब आप 8 महीने कह रही हैं, 31 मार्च है ना जी? यस सर। हाँ तो 1 मई से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 10 माह हो गए सर। सर 10 माह बनते हैं सर। सवाल दोबारा पढ़े यार, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। एफ लिमिटेड, प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज।
Have received a 10 million loan at 7.5% on 1st April 17. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई. The loan was specifically issued to finance a building for a new store. ठीक है जी. Construction of the store commenced on 1st May. यानी अप्रैल का महीना नहीं इस्तेमाल हुआ, मई से स्टार्ट हुआ है. And it was completed and ready for use on 28 February. ठीक है जी. यानी आपने 28 फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लिया है. यानी ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 10 मंथ्स के लिए आपने इसको कंस्ट्रक्शन पीरियड है. ठीक है बेटा. अच्छा, 10 महीने का कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से है, इसको दोबारा इसको लिखें. ये पीरियड जरा नोट कर लें. कैपिटलाइज होगा मई 2017 से फरवरी 2018 तक. तो ये बनते हैं बेटा 10 मंथ्स. ऐसे ही बेटा. तो इसको कंप्यूट कर लें. 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/12. चलिए कितना आंसर आएगा बेटा ये जी? 6,25,000. 6,25,000. ओके. अच्छा, अब ये जो एक्सपेंस होगा ना, ये एक्सपेंस होगा 2 महीने का. एक होगा ये अप्रैल 2017 का और एक होगा ये मार्च 2018 का. ठीक है बेटा. ये 2 महीने का एक्सपेंस आउट होगा. यानी एक महीना शुरू वाला और एक महीना आखिरी वाला एक्सपेंस आउट होगा. लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/12. ये बेटा कितना आएगा ये? 1,25,000. हाँ, 1,25,000. अब इसमें से एक क्वेश्चन जो MCQ है वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी कैपिटलाइज करनी है. वो आई थिंक कौन सा MCQ है? वो 7 वाला है, कैपिटलाइज वाला. तो 7 वाले का आंसर होगा 625. ठीक है. और इसका आ जाएगा 125. ओके सर. ठीक है बेटा. यही आंसर है जी? जी सर. हाँ, बस समझ आ गई. सर जी ये एक्सपेंस का अप्रैल से मार्च तक का ये तरह समझ नहीं काइंडली समझा देता है. अप्रैल एंड मार्च लिखा हुआ भाई, एंड 2 नहीं लिखा हुआ. पहला महीना अप्रैल का काम नहीं ना हुआ. ये देखो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है, मई से स्टार्ट हुई है ना. तो अप्रैल का महीना एक्सपेंस होगा और कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई है, फरवरी 28 को. तो मार्च के पूरे महीने भी एक्सपेंस आउट होगा. सन डिफरेंट है इसमें. ये एंड है बीच में एंड है, 2 नहीं है. ठीक है सर. अंग्रेजी यस सर. ये अंग्रेजी लेट होगी वैसे लगता है. सर 26. बड़ी अच्छा. बाकी सब हो गए जी इसके बाद तक? सर 30 भी एक बार देख लें. नहीं, आप सीक्वेंस से चले ना यार. सीक्वेंस चले. सीक्वेंस में आपके पास अब MCQ नंबर 10 भी हमने कर लिया, 11 भी आप लोगों से हो गया होगा. उसके बाद MCQ नंबर 19 भी सबसे हो गया. बड़ा सिंपल था वो तो 19 वाला भी. 19 के बाद है जी 26. हाँ जी 26 कह रहे हैं जी? यस सर. 26 में वो कह रहे हैं कि which of the following is not recorded considered as borrowing cost under IS 23. तो बड़ा सिंपल है यार. लोन रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं ना होता. प्रिंसिपल रीपेमेंट तो आपने उसका असल पे किया है ना. हम तो सूद की बात कर रहे हैं. असल तो कभी भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं होता. ठीक है. 29 में कह रहे हैं कि गाजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग एंड इट्स कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 23. द ऑफिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. द ओनली रिमेनिंग वर्क इज टू इंस्टॉल फर्नीचर. ठीक है. तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो अभी एक भाई ने सवाल किया ना कि 3 चीजें बता दें, सेसेशन, कमेंसमेंट और सस्पेंशन. उसमें सेसेशन की एक कंडीशन ये थी जो हमने करनी पड़ी थी कि सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीट. तो जब ये लिखा हुआ ना कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि अब मजीद आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते. तो ये इसका आंसर है नो. बी इज ये माइनर में आ जाएगा, माइनर एडजस्टमेंट में. हाँ ये माइनर इमटेरियल कह लो.
इमटेरियल क्या। ओके ठीक है जी। और कोई इसके अलावा सवाल? सर नेक्स्ट आगे चले। आइस 20 30 सर 30 वाला 30 में तो मैंने कल बताया था ना, सिंपल है, पहला ए इज द आंसर, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, एफएमसीजी मास प्रोड्यूस कहलाती है ना, तो एफएमसीजी कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। ए इज द आंसर। सर मेड टू ऑर्डर इन्वेंटरी क्या होगी? ये जैसे मैं बताया था, ये बोइंग तैयार है या आपका जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, नॉर्मली बोइंग तैयारी जो होती है ना, बड़े बड़े प्लांट, पावर प्लांट्स, ठीक है, बोइंग एयर, हाँ शिप्स, ठीक है, ईटीसी वगैरह। हाउस कह लें, चले, वेरी गुड, हाउस, ठीक है। ये मोबाइल जो इन्वेंटरी वगैरह ये भी इसमें, कौन सी? मोबाइल वगैरह या लैपटॉप, ये सारी चीजें? नहीं, वो मोबाइल फोन तो आप जो बना रहे हैं, मोबाइल फोन तो नहीं, मोबाइल फोन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग हो एक, हाँ, जो सब्सटेंशियल टाइम की डेफिनेशन में पूरा करता हो ना। अब आप मोबाइल फोन आपने कितनी देर में बना लेंगे, जल्दी बन जाता होता है, मशीनरी ने बनाना है। कौन सा उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो तो डाइयाँ बनी होती है सारी, अगर डाई ने उसने वो उसकी बॉडी बनानी है, सर्किट्स लगे हुए हैं, उसने इंस्टॉल करना है, एज इट इज वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 1 to 14 डेज एंड 15 to 30 डेज का, कैंडी वो तो रिपीट कर दें सर, उसकी समझ नहीं आई थी। उसमें ये होता है कि जो प्रैक्टिकल में होता है ना, कि हर चीज़ इस महीने के शुरू में नहीं हो रही होती, ठीक है। जैसे आप अक्सर सवालों में देखा है जी 1 जनवरी को ये काम हुआ, 31 दिसंबर को ये काम हुआ, तो अकाउंटेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि अगर वो डेट्स ऐसी हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम 1 to 14 डेज के अंदर हुआ है, ठीक है, 1 to 14 डेट्स के अंदर हुआ है, ये डेट्स हैं जी, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं कि वी कंसिडर it as first day of current month, first day of current month। यानी हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर हमने फॉर एग्जांपल इजी कर लेते हैं इसको, इजी के अगर हमने 13 जनवरी को कोई चीज परचेज की है, तो वी से कि हमने 1 जनवरी को परचेज किया, ठीक है जी। अच्छा, अगर दूसरे केस में क्या होता है, कि अगर डेट्स होती हैं वो 15 to 31 होती हैं, तो ये डेट्स, तो वी कंसिडर it as first day of the following month। इसकी इजी लेके आए, इसकी इजी आ जाएगी कि अगर आपने 22 जनवरी को कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो वी से 1 फरवरी। अच्छा ठीक है जी सर, थैंक यू सर। जी, लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये अकाउंटेंट अपनी आसानी के लिए करते हैं। आपकी मर्जी है, आप उसको डेज पे ले जाओ, ठीक है, मंथ की बजाय डेज पे ले जाओ। ये भी कोई किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये प्रैक्टिस है। जी सर अगर हम डेज में लेके जाएंगे तो 365 करेंगे या 360 डेज करेंगे? नॉर्मली फाइनेंस के अंदर ना, अगर हम फाइनेंस पढ़ते हैं ना, तो फाइनेंस के अंदर आसानी के लिए 360 डेज लेते हैं। लेकिन ये भी है, अब मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंस ही पढ़ाता हूँ, तो फाइनेंस के अंदर आप डिपेंड करता है कि आपको का सिनेरियो क्या है। अगर आप 360 डेज के ऊपर भी कर लेते हैं, 365 पे भी कर लेते हैं, तो देयर इज नो इशू। लेकिन जनरली 95% लोग जो होते हैं वो 360 डेज लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। सर ज्यादा एक्यूरेसी डेज पे निकलेगी ना? हाँ जी, लेकिन एक्यूरेसी मैंने कल ही बताया था कि एक्यूरेसी की फिर बेनिफिट उससे हिसाब से होने चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी लेके आ रहे हैं तो उस एक्यूरेसी का कोई पर्पस भी होना चाहिए, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, उसका मकसद होना चाहिए। सही है। काइबर वगैरह ये 360 पे करते हैं कैलकुलेट?
काइबर की कैलकुलेशन का मैकेनिक्स तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन 360 भी होता होगा क्योंकि फाइनेंस के अंदर ना नॉर्मली वर्किंग सारी 360 डेज पे ही करते हैं। आप लोग फाइनेंस का बड़ा इंटरेस्ट है सब लोगों को। इंशाल्लाह जब फाइनेंस में मुलाकात होगी ना आप लोगों से तो उधर से फाइनेंस से बात करेंगे। मे भी पॉसिबल कि अगले सेमेस्टर में हो जाए। चलें, और कोई इस स्टैंडर्ड में कोई और कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? अभी बेटी ने सवाल किया था वो पेज नंबर 230 वाला या 330 वाला, वो रह गया। हाँ वो रह गया। ये बेटा वो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रही हैं? यस सर। जी, उसमें चलिए मैं सवाल उधर ही खोल लेता हूँ। जी बेटा, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने जो बोरोइंग की है ना, ए कंपनी हैज द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ 2006, 10% बैंक लोन रीपेबल, ठीक है जी, 7.5% बैंक लोन रीपेबल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैंक लोन है ये साल के शुरू में भी था, आखिर में भी था, कोई नया नहीं आया, ये भी कोई नया नहीं आया। लेकिन ये जो लोन था ना जो 7.5% वाला था, ये लगता है आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने ये बोरो किया, ये शुरू में नहीं था ना, ये ड्यूरिंग द ईयर आपने बोरो किया। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है यस जी। सर। उसके बाद बेटा ये कह रहे हैं कि 7.5% डिबेंचर वाज इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट, ए पीस ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए लोन हो गया, स्पेसिफिक बोरोइंग होगी ना। ओके, ये जो लोन है ना, जो ये 7.5% वाला, ये स्पेसिफिक बोरोइंग के अगेंस्ट हो गया। ठीक है जी। और ये किसके लिए है? ये माइनिंग इक्विपमेंट के लिए है, इस बंदे के, इस चीज के लिए है। ठीक है। अच्छा, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1 जुलाई से। ओके। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि ऑन जनवरी 1 अ कंपनी बिगैन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इन्होंने अब ये दूसरी बात करने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 3 लोन्स में से एक लोन्स को डिलीट कर दिया है क्योंकि वो स्पेसिफिक था। अच्छा, ऑन जनवरी 1 अ कंपनी बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट, अ पीस ऑफ मशीनरी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। अब बेटा मुझे बताएं कि इस कंपनी ने जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट यूज करना है तो ये कौन सी बोरोइंग में से यूज करेगी? सर फर्स्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से करेगी। यस, फर्स्ट 2 में से करेगी क्योंकि फर्स्ट 2 ही अवेलेबल है इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक के लिए। क्योंकि ये तीसरी वाली बोरोइंग है, ये तो बुक हो गई ना माइनिंग इक्विपमेंट के लिए, ये तो नहीं अवेलेबल होगी, ये पैसे अवेलेबल नहीं है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, और रिक्वायरमेंट भी आपसे वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक की पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वेटेड एवरेज जो रेट निकालना है ना, वो सिर्फ इन 2 बोरोइंग्स के लिए निकालना है। ठीक है, वो निकाले जरा कितना रेट आ रहा है बेटा। अच्छा देखें, टाइम बचाने के लिए देखें इन्होंने क्या किया है। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ जब चली जाए ना, तो आप ये देखें कि इसका जो रेट निकलेगा वो इन्होंने निकाला हुआ है 9.85%। मैं जरा इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को सवाल के अंदर? क्योंकि असल चीज है सवाल समझ आना, आंसर तो बड़ी जल्दी आप निकाल लेंगे। एफआर के अंदर जो मैं चूंकि अब अक्सर स्टूडेंट से कहता रहता हूँ कि एफआर का पेपर जो है ना वो 3 घंटे के बजाय वो 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एफआर में इतना लिखना नहीं होता। जस्ट आपने क्वेश्चन समझा, आंसर निकाला और आगे। लेकिन अगर आप उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे सवाल को, तो फिर वो 3 घंटे का पेपर 6 घंटे के भी हो सकता है। ठीक है, तो सिनेरियो को आपने अंडरस्टैंड करना है और आपने इस तरीके से आपकी उसकी हाईलाइटिंग कर लेनी है, तो चीज आपको क्लियर हो जाएगी फौरन। क्वेश्चन में इसी प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। यस सर, क्लियर है क्वेश्चन। जी बेटा, अब तो बेटा सोल्यूशन भी फिर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ना, जब आपने इसको सॉल्व किया है तो इसने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला है, तो ये देखिए ना, ये 120 मिलियन का 10% से ये आ गया। अब देखिए इसी दोनों बोरिंग्स को लिया हुआ है, तीसरी बोरिंग इग्नोर कर दी है उसने। ठीक है, तो ये 9.85 का रेट आ गया।
9.85 को आपने क्या करना है, टाइम एडजस्टेड कर लेना है बस। ये जो खर्चे आपने किए ना, अब ये इसको इस तरह कर लेते हैं समझने के लिए। इस तरह मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जी आगे पीछे करना, इसको ऐसे कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन क्लियर है, बस मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा था, मुझे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई थी। अच्छा, वो अब बाकी समझ आ गया बेटा आगे? ठीक, यस सर, वो मैं क्वेश्चन ही नहीं मुझे समझ आ रहा था। कोई बात। ओके जी, और कोई सवाल है बेटा इसमें? फिर मैं IAS 20 शुरू करता हूँ थोड़ी देर में। IAS 20। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी जिस तरह से हम इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, आपने कहा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डेप्रिसिएट हो जाती है आगे अमाउंट जाके ना सर। जिस एसेट कंस्ट्रक्ट किया उसे फौरन बस हमने सेल कर दिया, सेल रेडी फॉर सेल हो गया, लेकिन सर जो फेयर वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट, वो सर उसमें सर उतनी अमाउंट नहीं लगती जितनी हमारी उस पर लग चुकी है। वो नहीं मिलती आपको? हाँ जी सर, वो नहीं मिलती। अच्छा ठीक है तो जितना सर हमने उसको कैपिटलाइज किया, जितना हमारे उस पर लगा था उतनी नहीं मिलती। वो अच्छा कहते हैं ये कैपिटलाइज किया था, वो तो स्टैंडर्ड की बात है। मार्केट सर किसी भी टाइम चेंज हो जाती है सर, जब वो उससे कम पैसे मिलेंगे तो क्या हम उसको हम लॉस में शो करेंगे? देखिए ना, ये इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने एक घर बनाया, मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपने एक घर बनाया, वो घर 80 लाख में कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। अब आपने जब बेचा वो तो 70 लाख में बेचा, ठीक है, तो बाकी 10,000 आप क्या करेंगे? लॉस है आपका, बिल्कुल लॉस। आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 80,000 है। देखिए ना, आप इसका क्या रिपोर्ट करोगे? आप एंट्री पास करोगे, एंट्री पास करवाया मुझे, आप कैश डेबिट करेंगे 75,000 से, 75 लाख से, ठीक है जी सर, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट करेंगे 75 से, ऐसे ही करेंगे? जी सर। अच्छा फिर आप करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे? जी सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करें कितने से? सर ये हो जाएगा 80 से, ठीक है, और इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे, हाउस इन्वेंट्री, हाँ जी, ठीक है, 780 से, ठीक है। तो क्या अब आप मुझे बताएं कि सेल्स कितनी है? सर सेल 75 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 80। तो ये क्या हो जाएगा? सर लॉस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। ये जीपी नहीं GL है, ग्रॉस लॉस है। हाँ जी, ठीक है जी सर। जी अच्छा सर, दूसरा सर ये इशू आ रहा था सर, MCQ बैंक में और एग्जांपल्स में सर पॉइंट्स के बाद है ना सर, किसी जगह पे दो डिजिट लिए हुए हैं, किसी जगह पे 3-4 लिए हुए हैं, तो सर वो 1-2 सर माइनस का सर फर्क आ रहा है। तो सर इसकी क्लैरिटी कैसे होगी? हाँ, इसमें बेटा ये है कि फाइनेंस के अंदर ना 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है, जो रेट होता है ना, रेट वो 2 डिजिट तक भी लेते हैं, 3 डिजिट, अब 3 तक ले लें तो एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है, 3 तक ले लिया करें फिर आप। नहीं सर, इसलिए पूछा था कि सर वो MCQ में तो सर ऑप्शन दी होती है, अब सर वो एग्जामिनर का तो नहीं पता कि उसने कौन सी ऑप्शन को एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि 2 और 3 को लेगा, एग्जामिनर उसको ज्यादा और तरीके से लेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 2-3 से वो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन दे कि 2 से वो कुछ और आ रहा हो, 3 से कुछ और आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। इतना जालिम नहीं है हमारा एग्जामिनर यार, क्यों इसको जालिम बनाते हैं? मासूम से लोग हैं जी। जी जनाब, और कोई सवाल? जी, अब क्वेश्चंस को देख लें, फिर मैं IAS 20 की डिस्कशन थोड़ी सी स्टार्ट करनी है। ओके जी, IAS 20
जी IS 20 डील करता है जी गवर्नमेंट ग्रांट से, ठीक है। अच्छा, जो हमारा इस वक्त पैटर्न है वो यही होगा कि पहले हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड को समझेंगे और उसका एक फ्लो चार्ट सा डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन मैकेनिक्स समझेंगे, और फिर हम वही हमारा पैटर्न के हम अपने फिर जो हमारा ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है उसको गो थ्रू कर लेंगे, फिर उसके कुछ MCQs हैं, यही पैटर्न हम रखेंगे अपना बाकी स्टैंडर्ड्स में भी इंशाल्लाह, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स जैसे नाम से जाहिर है कि जी गवर्नमेंट आपको कोई रिलीफ देती है, और वो रिलीफ आपके लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको कोई रिलीफ दिया गया कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो आपको हम इतना अमाउंट उस बिल्डिंग का वापस कर देंगे। अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर होता है, ठीक है जी, और वेलफेयर के लिए वो ऐसी कंपनीज जो वेलफेयर के काम के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर सकें तो गवर्नमेंट फिर उनको सब्सिडाइज करती है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो दो किस्म की होती है जी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। नंबर 1 कहलाती हैं जी रेवेन्यू ग्रांट्स, ठीक है, और नंबर 2 कहलाती हैं जी कैपिटल ग्रांट्स, ठीक है। रेवेन्यू ग्रांट्स एंड कैपिटल ग्रांट। जो रेवेन्यू ग्रांट है उसका कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस करेंगे, तो जरा हम यहाँ पे एक दफा बाइफर्केशन कर लें इसकी, इसको जरा दो हिस्से कर लें इस पेज के ताकि वो चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, रेवेन्यू ग्रांट के भी दो हिस्से हैं और कैपिटल ग्रांट के भी दो हिस्से हैं, तो हम पेज को थोड़ा इक्वली डिवाइड कर लें ताकि फिर वो चीज़ें उस तरह लेके चलें, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू ग्रांट वो ग्रांट है जी, पहले समझें कि रेवेन्यू ग्रांट है क्या। रेवेन्यू ग्रांट वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको या ग्रांट रिलेटेड टू द कंपेंसेशन ऑफ सम एक्सपेंस, ठीक है। आपने कोई एक्सपेंस किया, कंपनी ने कोई एक्सपेंस किया और ग्रांट मिली उस एक्सपेंस को कंपेंसेट करने के लिए, रीइंबर्स करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने कोई ट्रेनिंग दी है, किसी सेक्टर में जाके ट्रेनिंग दी है। सर ये नोट कर सकते हैं? जी जी करें करें सर, नोट करें, बिल्कुल करें। IS 20 है जी, ये IS 20, यस, ये है IS 20। IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छा, दो किस्म की ग्रांट्स होती है, रेवेन्यू ग्रांट्स एंड कैपिटल ग्रांट्स। ऐसी ग्रांट जो किसी एक्सपेंस की कॉम्पेंसेशन हो वो रेवेन्यू ग्रांट कहलाती है। अच्छा, अब इसमें दो केसेस हैं। नंबर 1 केस ये है कि वो जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस रिलेटेड टू पास्ट, और दूसरा ये है कि एक्सपेंस इज करंट एंड फ्यूचर। मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड इसमें कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह स्लाइड में, आपने थोड़ी कंसंट्रेशन रखनी है। दोबारा सुने, रेवेन्यू ग्रांट क्या है? वो ग्रांट जो किसी एक्सपेंस आपने किया है और गवर्नमेंट आपको उसकी कॉम्पेंसेशन दे रही है। मसलन आपने कोई ट्रेनिंग करवाई है और गवर्नमेंट आपको उस ट्रेनिंग के पैसे वापस कर रही है। अब सवाल ये है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए पहले ये समझें कि वो जो एक्सपेंस आपने किया था वो क्या पिछले सालों में किया था या अभी हो रहा है वो एक्सपेंस। अगर तो वो एक्सपेंस पिछले सालों में आप कर चुके हैं, ठीक है, तो जरा इसमें लिखिएगा पॉइंट। इन दिस केस द ग्रांट is treated immediately as income and reported into SPLOCY, ठीक है जी। SPLOCY तो आप जानते हैं ना जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये पूरा वर्ड है।
अगर आपकी ग्रांट रिसीव हो रही है किसी ऐसे एक्सपेंस के लिए जो आप पिछले सालों में इंकर कर चुके हैं, तो जैसे ही ग्रांट आपको रिसीव होगी आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। लेट्स सपोज 100 रुपए मिले हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, फौरन ही आप उसको इमीडिएटली इनकम ट्रीट कर लेंगे। क्लियर है जी यहां तक पॉइंट? जी क्लास? जी क्लियर है सर। ओके ओके। अब अच्छा, अब अगर ग्रांट आपको मिल रही है ऐसे खर्चे के लिए जो अभी होना है या अभी हो रहा है, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि दी ग्रांट इज ट्रीटेड एज deferred income when received. When received, the grant is treated as deferred income when received and gradually realized as the related expense is incurred. बड़ा सिंपल, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके एग्जांपल बनाते हैं, इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ऑन जनवरी 1, 2017, A Limited received rupees 10,000 as grant from government as a relief of training cost to public sector employees. ठीक है जी। This training will be done for 2 years. ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या किया है, जनवरी 1 को ग्रांट रिसीव की है। अब आप एंट्री पास करें जी जनवरी 1 को। जनवरी 1 कैश डेबिट 10,000 से और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट 10,000 से। अच्छा, अब ये सवाल है कि ग्रांट इनकम तो इनकम है, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या है? डेफर्ड ग्रांट इनकम एक लायबिलिटी है। ये एक लायबिलिटी है। क्यों एक लायबिलिटी है? क्योंकि अभी आपने लोगों को ट्रेनिंग दी नहीं है। ठीक है, अभी तो आपने ग्रांट रिसीव की है, अभी आपने ट्रेनिंग देनी है। भाई पिछले केस में तो आप ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुके थे। ठीक है, तो आपने जैसे ही रिसीव किया उसके अगेंस्ट एक्सपेंस पिछले सालों में हो चुका था। तो अब चूंकि आपको इनकम मिल रही है पिछले सालों की, तो आपने जैसे ही रिसीव आपने इनकम ट्रीट कर लिया। लेकिन ये जो ग्रांट आपको मिल रही है दूसरे केस में, ये ग्रांट के अगेंस्ट अभी आपने लोगों को ट्रेनिंग दी नहीं है, या इन अदर वर्ड्स the related training cost is not yet incurred. Therefore, we cannot treat this receipt of grant as income until we train the employees as per commitment. ठीक है जी। चलें जी, अब फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 31 को द कंपनी इंकर्ड, ये क्वेश्चन कंटिन्यू है जी, द कंपनी इंकर्ड रुपीज 13,000
as training cost in 2017। ले जी एंट्री पास करें जी। पहले तो एंट्री पास करें कि आपने ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से जी 13,000 से, और आपने ट्रेनिंग लोगों को दी है तो कैश क्रेडिट कर दिया आपने। आपने पेमेंट किया ना, लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, चले जी आपने लोगों को ट्रेनिंग दी तो 13,000 से क्रेडिट कर दी। अच्छा अब मैं ना ये जगह चूंकि कम पड़ गई मेरे पास और मजबूरी है कि मैं ये पेज खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दोनों चीजें कंप्यूट करनी है, वन पेज मैंने कंप्लीट करना होता, तो ये यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ इसको और इसको मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ इस जगह पे ताकि ये एरिया मेरे पास यूटिलाइज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा अब ये कंटिन्यू है जी, ये वाला एरिया इधर, दिस इज कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। ठीक है ओके। अब दूसरी एंट्री क्या पास होगी, अब आप मुझे बताएं कि ये ग्रांट जो रिसीव हुई थी कितने सालों के लिए हुई थी? 2 साल के लिए। 2 ईयर्स के लिए। यस, तो इसमें मतलब ये 10,000 जो है ये 2 सालों में आपने यूटिलाइज करनी है। तो आप एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट 5,000 से और ग्रांट इनकम क्रेडिट 5,000 से। अच्छा ये है जी नंबर। सर जी ये डेफर्ड ग्रांट इनकम 13,000 से डेबिट नहीं होनी? नहीं, डेफर्ड ग्रांट इनकम ये वाली है जी, ये 10,000 वाली, इस 10,000 को डेबिट कर रहे हैं हम। ये 10,000, ये 10,000, ये इससे इसमें से जा रही है। वो तो ट्रेनिंग एक्सपेंस 13,000 से किया है हमने, ग्रांट तो में 10,000 मिली है। सवाल तो पूरा देखें। चलिए ठीक है, नहीं चले ठीक है, नहीं रहा था तो मैंने देखा नहीं सर। हाँ इसको दोबारा ये चीजें, अगर ये इस वक्त 13 मिक्स हो गया तो मैं इसीलिए सवाल ना आपके सामने लिखता हूं ताकि वो सवाल आपको दिल में क्लियर हो जाए बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ना अब ट्रेनिंग एक्सपेंस को डेबिट किया 13,000 से और कैश क्रेडिट 13 से हो गया। यहाँ पर तो या तो बात समझ आई आपको इस जगह तक, ये वाली बात, ये जब एक्सपेंस इनकर किया है ये वाली। अच्छा अब ना यहाँ पे 2 केसेस हैं। ये है मेथड 1। मेथड 1 वाले लोग कहते हैं कि जी ये जो ग्रांट आपने जी आमना बेटा ये 5,000 ऐसे आया कि ये आया है, मैं बताता हूँ ये कैसे आया कि टोटल ग्रांट थी 10,000 की ना, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, क्यों 2 ईयर्स था ना। ठीक है बेटा, जी बाकी डेफर्ड ही रहने देंगे ना। अभी तो अगला साल तो 2018 में भी तो आपने ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर करनी है। ठीक है अच्छा इसमें ना 2 मेथड है। मेथड 1 वाला कहता है कि जी ये जो ग्रांट आप रियलाइज कर रहे हो ना, इसको ग्रांट इनकम ट्रीट करो। ठीक है ये आपने कर लिया। मेथड 2 वाला कहता है, मेथड 2 के डेफर्ड ग्रांट इनकम तो लेके आ जाएं आप, जो आपने करनी है वो 5,000 से ही आएगी। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट ग्रांट इनकम को ना करें, आप ट्रेनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें 5,000 से। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि कह रहे हैं कि आप ग्रांट इनकम का हेड ही ना ओपन करो। हाँ लेकिन ये 2 मेथड हैं, ये दोनों सही हैं भाई। अल्टीमेटली इम्पैक्ट दोनों का सेम ही आएगा ना। वहां आपने एक्सपेंस को कम कर दिया, वहां आपने इनकम को रिपोर्ट कर दिया, तो कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिपोर्टिंग का डिफरेंस है। ठीक है क्लियर है ये बात? सर ये मेथड 2 दोबारा बता दें सर। मेथड 2 में ये है कि जो ट्रेनिंग एक्सपेंस है ना, इसको ही आपने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है। ठीक है आपने इनकम क्रिएट नहीं की है, आपने ट्रेनिंग एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया। यानी इसको हम कहते हैं, जो मेथड 1 है, जरा एक्सप्लेनेशन में ले लूं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन जो मेथड 1 है कि रियलाइजेशन
realization of deferred grant is treated as other income. और मेथड 2 की क्या है एक्सप्लेनेशन जी? मेथड 2 की एक्सप्लेनेशन क्या है कि रियलाइजेशन of deferred grant is treated as reduction in related expense. ठीक है जी, अब क्लियर है बात जी? यस सर, थैंक यू जी सर, क्लियर है। हाँ, वेरी गुड। ये अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने आपको चार्ट बना दिया। ओके अच्छा, अब ये सवाल नहीं है कि कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा नहीं है, ये दो मेथड है ट्रीट करने के। जब मैं इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ना कि जो इसका रीजन, इसका भी कोई रीजन है पर्टिकुलर। ये जो मेथड 1 है इसको अडॉप्ट करने वाले एक लॉजिक देते हैं और मेथड 2 वाले भी एक लॉजिक देते हैं। वो लॉजिक क्या है वो हमने पढ़नी है, डोंट वरी। अभी तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, कैलकुलेशन मैकेनिक्स, ठीक है। अभी हम अकाउंटिंग देखें, हमारे लिए आसान क्या होती है, अकाउंटिंग आसान होती है। हम पहले अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, जैसे IAS 23 में मैंने आपको पहले मैकेनिक्स पढ़ा दिए थे। अब जब स्टैंडर्ड पढ़ा तो बड़ा इजीली समझ में आ गया। इस तरीके से पहले हम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, फिर जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो बड़ा इजीली हमें रिलेट हो जाएगा वो जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर एक कंफ्यूजन है कि जो मेथड 2 में आपने बात बताई है, जिस तरह ट्रेनिंग एक्सपेंस 30,000 है और 5,000 हमारी ग्रांट इनकम, तो मतलब ये बात है कि ये इसमें से लेस कर देंगे 5,000? हाँ, सब 13,000 लेस हो जाएगा ना भाई। देखना मतलब एक्चुअली हमारा जो एक्सपेंस था ना ट्रेनिंग का, वो 13,000 था। 13 में से 5,000 रुपए हमें गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिए ना, हमने कम कर ली, वो कम कर ली है। सर ये जो पहला मेथड है, इसमें हम जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसको हम कहीं रिलेट ही नहीं कर रहे अपनी ग्रांट के साथ, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम? रिलेट नहीं ना कर तो रहे हैं, अदर इनकम ट्रीट कर तो रहे हैं ना, रिलेट तो कर रहे हैं ना। नहीं, अब और वो फुट नोट में हम बता देंगे, वो उसको फुट नोट्स में हम बता देंगे, ठीक है। जब हम ये ट्रेनिंग एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे ना 13,000 का, ठीक है, तो साथ में इसके नोट में लिख देंगे कि इसमें 5,000 गवर्नमेंट ने हमें अदर इनकम में रिटर्न कर दिए हैं। जी सर, गवर्नमेंट का अगर हमें पूछते हैं तो हमें कैसे बताएंगे कि कौन सा एक्सपेंस हमने इसके अगेंस्ट जो है ना वो, तो ये बताएंगे ना, फुट नोट बनाएंगे ना, इसका डिस्क्लोजर बनाएंगे ना आप। ठीक। और कोई सवाल? ओके, अब टाइम थोड़ा हमारे पास है, ये वाला कैपिटल ग्रांट भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, कैपिटल ग्रांट ऐसी है कि दिस टाइप ऑफ ग्रांट। सर 1 मिनट सर वेट करें, मैं मोबाइल में मैंने रिकॉर्डिंग करनी है आपकी। 1 मिनट करें जी, नहीं करते। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके फोल्डर में मिल जाएंगे जो आपने फोल्डर शेयर में? सर रिकॉर्डिंग लेक्चर के बारे में मैं बड़ी दफा अर्ज कर चुका हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये ICMAP की मैनेजमेंट के पास जाती है और वहाँ पे IT टीम इसको अपलोड करती है, ये टीचर के पास नहीं आती है। हम भी आप ही की तरह जाके लॉगिन करके उनको देख रहे होते हैं, मतलब आप जो लॉगिन करते हैं जी। डाउनलोड नहीं कर सकते? डाउनलोड का यार मैंने कभी देखा नहीं अपने लेक्चर, क्योंकि मेरे अपने लेक्चर है, मैं क्यों उसको देखूंगा जाके। यार हो जाती है यार, IDM से हो जाती है। सर वैसे आपके लेक्चर्स हैं, इसका राइट्स आपके पास होना चाहिए कि आप अपलोड कर सकें, ये तो आपको राइट होना चाहिए। सर वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, अपलोडेड लेक्चर्स के सर स्क्रीनशॉट भी नहीं आते। ICMA सर का होना चाहिए। मेरी बात ये प्रॉपर्टी ICMAP की है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आप में से पर्सनल कैपेसिटी में नहीं पढ़ रहे हो, ICMA के थ्रू पढ़ रहे हो। ICMA की प्रॉपर्टी है ये लेक्चर ICMA की प्रॉपर्टी। और वो फीस की बात सर मैनेजमेंट ने अपलोड करना है। हाँ जी, मैनेजमेंट अपलोड करना, ठीक है। सर शुरू कर सकते हैं सर आप? जी हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी।
सर आपका थैंक यू। कैपिटल ग्रांट्स वो ग्रांट्स हैं जी जो किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट देती है. दिस ग्रांट is usually is awarded against construction of an PPE. ठीक है जी. किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आपको ये ग्रांट अलाउ की जाती है. मिसाल के तौर पे आपको कोई फैक्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी. ठीक है. दिस grant usually have eligibility criteria to be available या to get, otherwise it will be repaid. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस ग्रांट को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं कि आप इन कंडीशंस को पूरा करोगे तो आपको ये ग्रांट मिलेगी. मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस एरिया में एक फैक्ट्री बनाओ और 3 साल तक आपने हर साल 100 बंदों को रोजगार फराहम करना है. तो मैं आपको इस बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट का, ठीक है, मैं आपको इस बिल्डिंग की कॉस्ट का 30% ग्रांट दे दूंगी. ठीक है. तो जितनी भी बिल्डिंग की कॉस्ट होती है उसका 30% कंपनी को मिलता है. कब? जब वो 3 साल तक लोगों को एम्प्लॉय करता है. अच्छा, ग्रांट यूजुअली आपको पूरी शुरू में मिल जाती है. ठीक है. होता यह है कि जब ग्रांट शुरू में मिल जाती है, जैसे जैसे आप साल पूरा करते रहते हैं वो आप डेफर्ड इनकम में से उतना उसको रिमूव करते रहते हैं. लेकिन जहां आपने वो कंडीशंस पूरी नहीं की, मिसाल के तौर पे आपने पहले साल तो 100 लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन अगले साल आपने 90 लोगों को रोजगार दिया या पूरा 100 नहीं कर सके, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि इस ग्रांट को फिर मुझे पार्टली या फुली रिटर्न कर दो. तो ये जो रीपेड है, या तो ये रीपेड पार्टली होगा या फुल होगा. पार्टली होगा या ये फुल होगा. ठीक है. चले, ये रीपेमेंट तो खैर हम बाद में देखेंगे. अभी तो मिलने की बात कर लें पहले, रीपेमेंट की बात तो बाद में करेंगे. ओके. अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं जी. इसके भी 2 कंडीशंस हैं या इसके 2 सिनेरियोज हैं. नंबर 1 और नंबर 2. ठीक है. अच्छा, नंबर 1 सिनेरियो क्या है जी इसका? वो सिनेरियो ये है कि द ग्रांट इज ट्रीटेड एज deferred income when received and gradually realized as other income over the life of PP and E. सुनिएगा कि जब आपको ग्रांट रिसीव हुई है आप उसको अदर इनकम ट्रीट करवा लेते हो. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप की जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ पूरी होती रहती है, आप उसको डेफर्ड इनकम को इनकम में ट्रांसफर करते रहते हो. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. A Limited received ₹15,000 as grant to construct a building costing ₹90,000. The
building has useful life of 3 years। ये मैंने सिंपल सा केस बनाया जी। अच्छा, अब आप देखें, जब अब आप इसकी एंट्रीज पास करें जी, एंट्रीज पास करें। नंबर 1, ग्रांट रिसीव्ड, कैश डेबिट, डेफर्ड कैश डेबिट 15,000 और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 15,000। 15,000। ये पहली एंट्री हो गई। ये कब हुई है जी? ये एंट्री 1 बिल्कुल जब स्टार्ट पे हो गई। अच्छा, दूसरी जो एंट्री है वो आपने कर ली होगी जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन की होगी ना, वो बन गया, ठीक है। अब आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। दूसरी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ी सी 5 मिनट में ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है मैंने, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से बेटा? 30,000 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? भाई 3 साल की लाइफ है ना, 90,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बेटा। ओके, तीसरी एंट्री क्या है कि जो ग्रांट थी 15,000 की, वो आप क्या करोगे? रियलाइज करोगे। उसकी एंट्री पास होती है डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से? 15,000 से। नहीं बेटा, 5,000 से, क्योंकि 15,000 तो पूरे 3 साल की, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। और ग्रांट इनकम क्रेडिट 5,000 से। ले जी, पहला केस कंप्लीट हो गया। जब आपने ग्रांट को रिसीव किया और आपने उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट किया। क्लियर है जी यहां तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, डेफिनेशन बता रहे हैं ना आप यहाँ पे आप मेथड 1 यूज कर रहे हैं ना? नहीं, वो मेथड तो खत्म हो गया भाई, कैपिटल ग्रांट शुरू हो गया भाई। वो तो इसके मेथड थे रेवेन्यू ग्रांट के। ये कैपिटल ग्रांट का अलग तरीका है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, ये गवर्नमेंट तो अक्सर इस तरह करती है कि एडवांस में ग्रांट रिलीज कर देते हैं, बाद में लोग एक्सपेंस करते हैं ना, एंटिटीज वगैरह, इंस्टीट्यूट्स। और दूसरी ये सर कि अक्सर इस तरह होता है कि एक ही साल में वो सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो पर हम एक साल में उसको सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते? नहीं, हम उसकी लाइफ पे स्प्रेड करते हैं, क्योंकि ग्रांट का ताल्लुक उसकी लाइफ से होता है। ये आईएएस कहता है कि ग्रांट को हम उसकी लाइफ पे स्प्रेड करेंगे। जिस एसेट के अगेंस्ट आपको मिली थी ना, उसकी लाइफ के ऊपर हम उसको स्प्रेड करते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एंड स्प्रेड ओवर लाइफ ऑफ द पीपी। सर इस तरह तो जो पिछला केस था हमारा मेथड 1 का, उसमें वो मेथड 1 मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि मैंने लाइन बीच में लगा दी है, वो मेथड 1 रेवेन्यू का था, वो खत्म हो गया है। नहीं सर, वो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, तो 13,000 का एक्सपेंस तो हमारा ट्रेनिंग का पहले साल ही हो गया था, तो हमने 10,000 पूरा क्यों नहीं ले लिया? नहीं, 18 का भी तो करना है ना हमने। 18 की हमने एंट्रीज पास नहीं की हैं, 18 भी एक्सपेंस करेंगे। 2 साल की ट्रेनिंग देनी है ना आपने। जी सर। 18 का भी तो ट्रेनिंग एक्सपेंस अंकर होगा, वो समझ लें 27,000 पे हो जाता है, ठीक है। ठीक, मैंने 1 साल की एंट्रीज करवाई है आपको, दूसरे साल की भी एंट्रीज वो जगह नहीं थी ना, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट कराना था, वो मैंने करा दिया, ठीक है। ओके, क्या सर? जी सर एक चीज में सर मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर। जैसे से एडवांस हमें सर 10,000 मिल गए, पिछले केस में भी, यहाँ पे भी सर 15,000 हमें एडवांस मिल गए, तो सर हमने पढ़ा था जो एडवांस पैसे मिलते हैं वो डेफर्ड इनकम नहीं, वो तो ये डेफर्ड इनकम ही तो है, डेफर्ड ग्रांट ही तो कर रहे हैं, डेफर्ड इनकम ही तो है। नहीं, डेफर्ड नहीं सर, डेफरल एक ही बात है, ये वही चीज है। डेफर्ड एक ही चीज है। चलिए ठीक है, लेकिन हम वो इस चीज पे कंफ्यूज हो रहा था कि वो डेफर्ड सर एडवांस में हो जाता है और डेफर्ड सर पहले एक्सपेंस इनकर हो गया, बाद में सर पेमेंट हुई है। वो अक्रूड होता है, वो डेफर्ड तो नहीं, वो अक्रूड होता है। अब 2 चीज मिक्स कर रहे हैं।
हम डेफर्ड की बात कर रहे हैं, हम पहला केस की बात कर रहे हैं जो आपने एडजस्टिंग एंट्रीज में पढ़ा था ना, डेफरल्स, वो डेफरल्स हैं, पैसे पहले वसूल हो गए, अब आप उसको एलोकेट करते रहते हैं और द लाइन, ठीक है, तो ये डेफरल पहले, ठीक है। ओके, अगला जो केस है उसमें क्या करते हैं आप सुनिएगा, लिखिए जरा इसको, द ग्रांट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन इन PPE when received, therefore entity will record depreciation on reduced value, चलें जी, इसको इसी सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, सेम एग्जाम्पल, ठीक है, सेम एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल जी, ये वाली एग्जाम्पल जो ये इधर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री पास करें जी, एंट्री 1, एंट्रीज 1 एंट्री तो वही सेम होगी, कैश डेबिट 15,000 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 15,000, ठीक है जी। पहली एंट्री तो डेफर्ड ग्रांट नहीं क्रेडिट होनी, नहीं, वो हम इसमें रिडक्शन इन PPE कर रहे हैं, ग्रांट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन इन PPE, ठीक है जी। तो सर फिर डेप्रिसिएशन क्यों हम कम रिकॉर्ड करेंगे? अभी देखते हैं, अभी आने देना, अभी मुझे पूरा करवाने दे, प्लीज ही पूरा कराने दे, टाइम भी शॉर्ट है। दूसरी एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अच्छा अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 90,000, ठीक है जी। 90 में से 15 माइनस कर दें क्योंकि आपने 15 रिड्यूस कर दिए, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 25,000 कितना आंसर आएगा? 20 depreciation 25,000 25,000 depreciation is 25,000 depreciation expense debit। अब ये जरा आगे चला गया, इसको देख लीजिएगा, ये वापस नहीं होगा पीछे क्योंकि ये मेरे पास सॉफ्टवेयर इतना एडवांस नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 25,000, बस ये देगी एंट्री पास होगी। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने ग्रांट को जब रिसीव किया था तो आपने उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर लिया। तो क्या हुआ, पिछले केस में डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000 था, यहाँ पे कितना है, 25,000 है। वो 5,000 का फर्क वही है जो ग्रांट का फर्क है। हालांकि देखें दोनों मेथड का अल्टीमेट ट्रीटमेंट सेम ही है, वहां पे एक्सपेंस ज्यादा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है जी। ये आपके सामने पूरा IAS 20 आपके 1 पेज के ऊपर है जी, ये पूरा IAS 20 कंप्लीट हो गया जी। अच्छा जी, अब क्विकली जो कि अजाने भी शुरू हो गई हैं, आपका IAS 20 का जो पेज नंबर था 218 था मेरे ख्याल से बेटा। रिवर्किंग भी ग्रुप में शेयर कर ले सर, ये स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका, वो नाजिम साहब इसका शेयर कर रहा हूं। लेके, हाँ कर दें आप जिस तरह करते होते हैं ना ये कर दें। वैसे ये रिकॉर्डिंग में आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जो हम एक्सेल शीट पे क्वेश्चन करते हैं वो शेयर फोल्डर में नहीं आ रहे, कर दिए, शेयर कर रहे, वो कर दिए हमने, हाँ वो कर दिए थे मैंने, लेकिन मिले नहीं थे मुझे ना, मतलब मैंने चेक किए थे कल। सीरियल नंबर 15 है जी वो, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, पिछली जो रेवेन्यू ग्रांट में थी ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमारा एक्सपेंस तो हुआ है ना 13,000 ट्रेनिंग कॉस्ट पे, तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है 10,000 की, तो क्या जो बाकी है वो भी गवर्नमेंट मतलब हमें पे करेगी जो 5,000? नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम जितनी ट्रेनिंग करोगे ना तो मैं तुम्हें टोटल 10,000 दे रही हूँ, अब तुम जितनी भी कॉस्ट करोगे उसमें तुम 2 साल के लिए 10,000 ले लो, ठीक है। अब पहले साल 13,000 इनकम हुआ, आपने उसमें से 5,000 इनकम ट्रीट कर लिया, अगले साल लेट सपोज 27,000 इनकम हो जाता है, उसमें से ये 5,000 माइनस कर देंगे, तो ये 10,000 2 सालों के लिए मिल जाए आपको, वो एक्सपेंस आप, हाँ ठीक है सर। जी सर ये डेफर्ड
ग्रांट 5000, ग्रांट इनकम 5000। सर ये वाली एंट्री बता दें सर। कैपिटल ग्रांट में, रेवेन्यू ग्रांट में? सर कैपिटल ग्रांट में। हाँ तो देखो ना, ये जब आपने 3 साल का एसेट था ना, तो 15,000 ग्रांट को 3 पे डिवाइड किया आपने, ठीक है? तो 5,000 इस साल की आपकी रियलाइज होगा ना, बाकी तो डेफर्ड ही रहेगा अभी, ठीक है? सर साथ वाले केस में सर आपने वो सारे का सारा कर दिया सर, उसमें भी तो लाइफ 3 साल है सर। नहीं, सारे का सारा किधर किया मैंने, वो तो अभी डेप्रिशिएट होगा ना, उसमें तो डेफर्ड मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया सर। वही तो वो तो सारा कर दिया ना सर आपने, सारा किया है। मेरी बात सुनो, लेकिन सारा साल है। मेरी बात सुनो, लेकिन सारा मैंने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही ना किया, वो एसेट की कॉस्ट तो पूरी पड़ी हुई है ना अभी। वो जैसे जैसे देखो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, वो ऑटोमेटिकली वो रियलाइज हो रहा है ना। जरा कॉन्सेप्चुअल है ये पॉइंट। हाँ, ये 30,000 है, वह 25,000 है। डिफरेंस कितना है दोनों में? देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 5,000 का है ना जी सर। ये 5,000 वही है जो डेफर्ड ग्रांट एडजस्ट हो रही है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन जरा ट्रीटमेंट का फर्क है ये। जी बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, भी अजानें भी शुरू हो गई हैं। सर अगर हम अपना जो एसेट है उसको डिक्रीज कर देंगे तो उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे पहले साल भी फर्क नहीं पड़ जाएगा, जहाँ पे 90,000 शो होता है। अल्टीमेटली देखिए मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है कितनी? आपको पड़ा कितने में है? 75,000 में। हाँ तो उतनी शो करेंगे, कोई फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। बट सर हम मतलब कि अगर 90,000 शो करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं शो होगी। तो आप 90 में शो कर दो, आप ऑप्शन ये वाला ट्रीट कर लो। ये दोनों ऑप्शन दिए हुए ना आपको, आप ये कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी। तो ये आई सबको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कहाँ पे शो करेंगे? ये लायबिलिटी कहाँ पे रिपोर्ट करते हैं जी बताएं? लायबिलिटी के अंदर ही, लायबिलिटी तो बस इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ उधर रिपोर्ट करेंगे। जी सर जी, एक हम पहले पढ़ते रहे हैं कि ये डेफर्ड लायबिलिटी जो आती है वो हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे भी लिखते रहे हैं। नहीं कौन कंटीजेंट लायबिलिटी थी। ये कौन करता, ये कहाँ से पढ़ा भाई आपने पहले बताएं जरा। ये बीकॉम लेवल वो सर ये प्रीपेड एक्सपेंस की मेरे में बात कर रहा हूं। हाँ वो नाज़िम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वो डेफर्ड कॉस्ट होता है जी, डेफर्ड कॉस्ट। वो डेफर्ड कॉस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो हम वो डेफर्ड कॉस्ट होता है यार। वो डेफर्ड कॉस्ट क्यों डेफर्ड कॉस्ट होती है सर? ये जो 5,000 डेफर्ड जो है हमारी ग्रांट है, वो सर हमारी करंट लायबिलिटी होगी ना? हाँ जी। इसमें ये बात ये सवाल आपने मुझे किया है ना, ये कल मुझसे करना। ये मैं ये नोट कर ले सवाल, ये सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये नोट सर एक क्वेश्चन है सर। भाई ये टाइम ऊपर निकल गया है, जरा पूछें। एक मिनट जरा आप होल्ड करें, मुझे कॉल एक आ रही है, जरा प्लीज एक होल्ड के। भाई कोई बुक का पेज नंबर ही बता दो। टू 216 से शुरू होता है, 217 है। 216 से है, 218 भी है। जी आप पूछे सवाल, जितने मेरे सवाल पूछे। ये सर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में से 90,000 में से 15,000 क्यों माइनस किया है? ये ऊपर लिखा हुआ, ये पढ़े जरा। द ग्रांट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन इन पीपीई। ये फिर सर फर्स्ट में क्यों नहीं किया? ये नहीं समझ आया। फर्स्ट का ट्रीटमेंट ये अलग है ना, वहां पे ट्रीटेड है डेफर्ड इनकम है, वहां ग्रांट को डेफर्ड इनकम ट्रीट करना है। ग्रांट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है ना, वहां ग्रांट को डेफर्ड इनकम ट्रीट कर रहे हैं, एसेट को नहीं छेड़ रहे। एसेट 90 का ही रहेगा, यहाँ पे एसेट को चेंज कर रहे हैं। एसेट की कॉस्ट हमने कम कर ली है। सर जी सर ये तो हम पीपीई का डिस्कस कर रहे हैं। जो ये इन्वेंट्री बनाने के लिए, जैसे चीनी बनाने के लिए जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, उसको किस तरह उसको इन्वेंट्री में नहीं, नॉर्मली कंपनी चीनी बनाने के लिए वो फिर रेवेन्यू ग्रांट ही लेंगे आप, उसको एज ए रेवेन्यू ग्रांट लेंगे, वो इधर लेंगे आप, वो इधर नहीं है। वो कैपिटल ग्रांट वो ग्रांट है जिसके इसको पीपीई बन रहा हो।
सर उस ऑप्शन में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे कि हाँ तो हम कॉस्ट ऑफ जो हमारी गुड्स हैं हाँ वो कर कम कर सकते दें या हैं, अलग से इनकम बिल्कुल बना लें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इधर, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। लेकिन सर वो ये है सब्सिडी रेवेन्यू, लेकिन वो है रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट नहीं है जी जनाब। ओके सर। सर ये सर, ये जो सब्सिडी और ग्रांट ग्रांट सेम होता है? एक ही चीज है जी, एक ही चीज है, एक ही गल है। ये जो एंट्री थर्ड है डेफर ग्रांट 5000 से जो डेबिट होगा, ये फर्स्टली एंट्री को ही कम करना बेसिकली, 2 दफा हाँ और जी कम हाँ होगा जी तो हाँ जी, उसको स्प्रेड इक्वल कर हो रहा है जाएगा। उसकी लाइफ में, उसको उसकी हाँ लाइफ जी, पे स्प्रेड कर रहा है। ठीक होगा। IS-20 इज कंप्लीट एट माय एंड। अब आपने पेज नंबर 218 से पढ़ के आना है जी ग्रांट, ठीक है। ये जो हमारी बुकलेट है उसमें से जो पेज नंबर 218 है वहां से इसको पढ़ के आना है ये इंशाल्लाह। और इसके MCQs आपने सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है जी। इसके MCQs मैं आपको अभी इसकी लिस्ट बना के भेज देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो आपने सॉल्व करके लाने हैं। मंडे को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन फर्दर? सर एक क्वेश्चन था सर, फॉरगिवेबल जो लोन होता है वो भी हमारा रेवेन्यू ट्रीट होगा? सर देखिए उसके अगेंस्ट कोई एसेट तो नहीं बनाना। अच्छा, अगर एसेट बना है तो नॉर्मली फॉरगिवेबल लोन जो होता है ना, वो लोन आपने फॉरगिव किया ना यार, आपने यस सर, हाँ वो लोन, हाँ तो लोन के अगेंस्ट वो नेट अप हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है स्टडी के लिए, जी जी, ये क्या चीज है सर? ये तो पर्सनल कैपेसिटी पे होती है ना, ये कंपनी क्यों देती है? ये तो पर्सनल कैपेसिटी पे होती है। हम तो पर्सनल कंपनीज की बात, हाँ हम तो कंपनीज की बात कर रहे हैं, कंपनी को थोड़ी कंपनी स्कॉलरशिप देगी कौन? नहीं मतलब यूनिवर्सिटीज को भी तो मिलती है ना ग्रांट, मतलब स्कॉलरशिप। हाँ तो वो रेवेन्यू ग्रांट है ना जी, वो ट्रेनिंग कॉस्ट से वो चल रेवेन्यू, जाएगी ना। हाँ वो रेवेन्यू ग्रांट। ठीक। लेकिन सिर्फ याद रखना है कि रेवेन्यू ग्रांट के अगेंस्ट कोई एसेट बिल्ड नहीं होता, किसी एक्सपेंस की कॉम्पेंसेशन है। जबकि कैपिटल ग्रांट के अगेंस्ट कोई एसेट बिल्ड हो रहा होता है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई टेंजिबल एसेट नजर आएगा आपको, कोई मशीनरी बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई पुल बन रहा है, ये वाली नजर आएगी आपको। सर इंटेंजिबल भी शामिल होगा इसमें? इनटेंजिबल नॉर्मली गवर्नमेंट क्यों बनवाएगी? हो सकता है कि बनवा ले, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रही हो किसी कंपनी का, जिस तरह शुगर वालों का है सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटेंजिबल के अगेंस्ट भी फिर वो इनटेंजिबल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप कर लें कि इन PPE एंड इंटेंजिबल्स। लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट जो है ना वो टेंजिबल्स के अगेंस्ट देती है, इनटेंजिबल को जस्टिफाई करना जरा मुश्किल हो जाता है। चलिए बहरहाल आप लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होगा। ठीक है जी, ये पूरा स्टैंडर्ड आपके सामने कंप्लीट हो गया जी 1 पेज के ऊपर। इसको आपने दोबारा रिवाइज करना है और इसके MCQs में आपको ना अभी MCQ का नंबर लिख के भेज दूंगा, वो आपने सॉल्व करके लाने हैं जी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? लेक्चर एंड कर देता ताकि क्लास से दूसरी। हाँ वो मैं कर देता हूँ। ओके थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो लेक्चर एंड कर, दूसरी क्लास से टीचर वेट कर रहे हैं। क्लास है कल, क्लास है? नहीं कल तो नहीं है, मंडे को है। थैंक यू सर। आज MA की क्लास में। हाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ जी इसको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।